हेलो फ्रेंड्स, हम टीआरपी ऑपेरॉन पढ़ रहे हैं जिसमें हमने रिप्रेसर के द्वारा जो रेगुलेशन होता है वो पढ़ लिया था। आज हम एटीन्यूएशन के बारे में जानना चाहते हैं। यानी कि टीआरपी ऑपेरॉन दो प्रकार से रेगुलेट होता है। एक तो नॉर्मल रिप्रेसर के द्वारा, ये हम देख चुके हैं, और एक होता है लीडर के अंदर या लीडर से, जिसको हम कहते हैं एटीन्यूएशन। देखो, इसमें लीडर क्या है, पहले हम लीडर के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इसके रेगुलेशन के बारे में जानेंगे कि रेगुलेशन आखिर लीडर के द्वारा होता कैसे। तो लीडर क्या है? लीडर एक श्रृंखला है जो 162 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है। देखो, लीडर, ये लीडर है ये। अब इस लीडर को अगर हम खोले यहाँ इस तरह से बड़ा करें इसको, ये लीडर इस तरह से खुल जाएगा, ऐसे। यहां से आता खुल चुका है। अब इस लीडर में अगर आप देखें तो यहां से एक नंबर है और ये सबसे लास्ट में यहाँ 162 होगा। यानी कि हम ये कहें कि इस जगह पर 162 है और यहाँ पर फिर ये ई जीन स्टार्ट हो गया है, ई वाला ये, तो दिस इज 162। अब इस लीडर के अंदर ऐसा क्या होता है कि एटीन्यूएशन हो जाता है। क्या होता है? तो देखो, एक लीडर जो है, एक्चुअली लीडर 162 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग स्ट्रेच होता है। किसका? डीएनए का 162 न्यूक्लियोटाइड लंबा। ठीक, इसमें 14 पेप्टाइड यानी कि 14 एमिनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड श्रृंखला, पेप्टाइड सीरीज या पेप्टाइड सीक्वेंस का सिंथेसिस होता है। इसे हम लीडर पेप्टाइड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? हम लीडर पेप्टाइड। 14 एमिनो एसिड लंबा होता है। तो इस वजह हम इस तरह इधर आएंगे, यहां से इधर की तरफ, तो लगभग 26 न्यूक्लियोटाइड पर, 26वें न्यूक्लियोटाइड पर, जैसे यहाँ पर 26वां न्यूक्लियोटाइड है तो इस जगह पर होता है AUG जो मिथियोनिन को कोड करता है। यहाँ लगभग 26वें न्यूक्लियोटाइड पर होता है AUG जो मिथियोनिन को कोड करता है। उसके बाद चलते जाए तो 10वें और 11वें नंबर पर यहाँ होता है UGG। दिस इज मेथियोनिन, दिस इज PRP ट्रिप्टोफान। लेकिन 10वें और 11वें नंबर पर ट्रिप्टोफान को कोड करने वाले आनुवांशिक कूट होते हैं। उसके बाद यहाँ अंत में यहाँ पर होता है UGA। तो ये हमें एक छोटा सा, ये लगभग 71-72 के आसपास होता है, लगभग 71-72 के आसपास। ठीक है, अभी आगे और है, 71 में न्यूक्लियोटाइड तक पहुंचे, अभी 162 तक है। ठीक है, तो एक यानी कि लीडर पेप्टाइड का निर्माण करता है। लीडर पेप्टाइड लगभग या 14 एमिनो एसिड लॉन्ग होती है, इससे हम लीडर पेप्टाइड कहते हैं। इस लीडर पेप्टाइड में, लीडर के अंदर पेप्टाइड का निर्माण कैसे होगा? तो देखो, ये आरएनए मान ले बन चुका है, ये डिस्ट्रिक्ट मान लो आरएनए बन चुका है, ये आरएनए की श्रृंखला है। तो ये आरएनए जब बन चुका है तो इस समय एक तो मिथियोनिन को कोड करने वाला की तो स्टार्टिंग कोडोन है,
जब ये स्टार्टिंग कोडोन है तो यहाँ तो आरएनए का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब हम जाएंगे आगे की तरफ तो 10वें और 11वें नंबर पर यहाँ ट्रिप्टोफान को कोड करने के लिए 2 आनुवंशिक कूट है, और उसके बाद लास्ट में जब 14 एमिनो एसिड लॉन्ग श्रृंखला बन जाती है तो उसके अंत में यहाँ एक यूजीए स्टॉप कोडोन है। उसके बाद एक और जब टीआरपीई यहाँ पर जब इस जगह पहुंच जाता है राइबोसोम तो एक एयूजी स्टार्टिंग कोडोन फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर स्टॉप होने के बाद यहाँ से यहाँ तक अब ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण स्टार्ट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक करेगा, उसके बाद यहाँ स्टॉप हो जाएगा, फिर ये यहाँ तक नहीं करेगा, उसके बाद फिर ये ई का जब टीआरपीई जीन से यानी ई का जो एमआरएनए बन जाता है उसमें फिर जब दोबारा से एयूजी स्टार्टिंग कोडोन आएगा तब ये प्रोटीन का निर्माण शुरू करता है। तो ये है ट्रिप्टोफान की लीडर पेप्टाइड या लीडर सीक्वेंस। अब इसमें और भी कई चीजें हैं, जैसे हम दस और 11 जो एमिनो एसिड है वो ट्रिप्टोफान है। किसके अंदर? इस लीडर पेप्टाइड के अंदर 10वां और 11वां जो एमिनो एसिड है वो ट्रिप्टोफान है। उसके बाद आफ्टर 14 एमिनो एसिड यानी कि 14वें एमिनो एसिड के बाद यूजीए स्टॉप कोडोन है, ये हम देख चुके हैं। उसके अलावा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से एटीन्यूएशन होता है वो इसमें पाए जाने वाले 4 रीजन हैं। 4 regions are present in leader sequence. लीडर सीक्वेंस यानी कि इसमें 4 रीजन पाए जाते हैं। तो मैं इन 4 रीजन्स को डिवाइड करता हूं। कैसे? तो देखो एक रीजन तो यहां से और यहां तक है, ठीक है। दूसरा रीजन यहां से और यहां तक है, यानी कि पहला रीजन जो है वो लगभग 50 के बाद और 56-57 से स्टार्ट होकर के और लगभग ये 64-65 तक है। रीजन 1 R1 ये लगभग 56 से स्टार्ट होकर के और लगभग ये 64 या 66 तक है। R2 ये 74 से स्टार्ट होकर और 85 तक है। R3 108 से स्टार्ट होकर लगभग 119 तक है, 119 तक है। और R4 ये लगभग 126 से स्टार्ट होकर 134 तक है। तो ये 4 रीजन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। R1 56 यानी कि यहाँ से यहाँ तक होता है, R2 यहाँ से यहाँ तक होता है, R3 यहाँ से यहाँ तक होता है, R4 यहाँ से यहाँ तक होता है। तो इसमें अगर हम देखें अभी हम लास्ट तक नहीं पहुँचे, यहाँ तक नहीं पहुँचे, अभी हम बीच में कहीं रह गए, बीच में कहीं रह गए। अब इसकी अगर हम देखें सीक्वेंस तो देखो R1 किससे बॉन्ड बनाता है? ये R2 से बॉन्ड बना सकता है, R2 R3 से बॉन्ड बना सकता है और R3 R4 से बॉन्ड बना सकता है। यानी अगर हम देखें इसमें तो लीडर पेप्टाइड के अंदर क्या क्या हो सकता है? देखो लीडर पेप्टाइड में R1 जैसे ये R1 है तो ये इस तरह से बना सकता है। तो दिस इज R1, दिस इज R2।
उसके बाद ये R3 है, ये R2, एक बॉन्डिंग ये हो सकती है। उसके बाद एक बॉन्डिंग हो सकती है कि R1 इधर रह जाए, ये R1 है, और R2 एंड R3 बॉन्ड बनाए, और ये R4। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि भाई R1 और R2 इसके अंदर रह जाए और अब बॉन्डिंग बने इसके बीच में R3 और R4 के बीच, ये भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि कौन से बॉन्डिंग से एटेन्यूएशन होता है और कौन से बॉन्डिंग से एटेन्यूएशन नहीं होता। यहां पर हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा, ये सब मिटाते हैं यहां से, इनका कोई काम, ये हम पढ़ लिए। देखो ये है, थोड़ा ध्यान देना कि ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन इस तरह से कहाँ होता है। तो देखो ये है डीएनए, ये डीएनए है इस तरह से, सिंगल स्टैंडर्ड, दिस इज डबल स्टैंडर्ड। इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ा हुआ है, ये आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। ये लीडर सीक्वेंस यहां है इधर, और इसने यहां से आरएनए का निर्माण शुरू किया। ये दिस इज एमआरएनए, और जैसे ही एमआरएनए बनता है, आप सब जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जैसे ही आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, उससे तुरंत ही राइबोसोम जुड़ जाता है और प्रोटीन का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये पूरी कहानी है। अब इसमें एटेन्यूएशन कैसे होता है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। इस डीएनए के अंदर, डीएनए समझो कि ये यहां से, यानी कि लीडर पेप्टाइड से लेकर के इस जगह से, और ये आगे की तरफ चल रहा है। तो हमारे पास दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन कि जब माध्यम में ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है, और दूसरी कंडीशन जब माध्यम में ट्रिप्टोफान एब्सेंट है। तो हम अगर यहाँ देखें कि ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है तो क्या होगा और ट्रिप्टोफान एब्सेंट है तो क्या होगा। तो हम TRPR से देख चुके हैं कि जब माध्यम में TRP यानी कि ट्रिप्टोफान प्रेजेंट होता है तो फिर हमको इस ट्रिप्टोफान ओपेरोन के एक्सप्रेस होने की या करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब माध्यम में ट्रिप्टोफान एब्सेंट होता है तो उस कंडीशन में ट्रिप्टोफान ओपेरोन को ऑन करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार से TRP ओपेरोन एटेन्यूएशन करता है और कैसे नहीं करता है। देखिए कि जब ये TRP यहाँ लिख लेते हैं हम, नंबर एक कंडीशन, नंबर एक TRP प्रेजेंट है। देखो जब ये mRNA है तो ये mRNA हमारा ये है, इसमें AUG होगा, बिल्कुल होगा, AUG होगा, ठीक है। फिर पहले 10-11 नंबर पे क्या होगा, ट्रिप्टोफान, और 71 नंबर पे लगभग क्या होगा, UGA स्टॉप कोडोन, और उसके बाद फिर TRPE जीन है। तो इनकी पहले लीडर पेप्टाइड का निर्माण ये डिसाइड करेगा कि माध्यम के अंदर ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है या नहीं है। देखिए जब माध्यम में ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है तो क्या होता है। देखो जब माध्यम में ट्रिप्टोफान प्रेजेंट होता है
तो यहीं से हम चलते हैं, इस जगह से। देखो एक अलग से थोड़ा सा हम बनाते हैं। माध्यम में ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है, याद रखिए ये वैल्यू। तो यहाँ रीजन 1, R2, R3 एंड दिस इज R4, इस तरह से। तो हमारा राइबोसोम R1 के अंदर है यहाँ, इस तरह से, और ये प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, ये इस तरह से, ठीक है। जब माध्यम में ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है तो टीआरएनए इस राइबोसोम को तुरंत फटाफट टीआरपी यानी ट्रिप्टोफान उपलब्ध करवाता जाएगा। जब इसको करवाता जाएगा तो ये जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब आगे की तरफ बढ़ता जाएगा तो ये तुरंत ही R1 और R2 को घेर लेता है। जब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यहाँ ट्रांसलेशन हो रहा है, साथ साथ चलेगा, याद रखना। तो यहाँ से ट्रांसलेशन हो रहा है, इसका मतलब है कि R1 और R2 का ट्रांसलेशन हो चुका है। अब इसके पास बंद बनाने के लिए बचे क्या, केवल R3 और R4। देखो ये यहाँ से मैं कट करता हूँ इसको, और इस जगह पर मैं देखता हूँ तो ये हमारे पास जो बंद बनाने के लिए बचेंगे ना, वो इस तरह से R3 R4 बचेंगे। ये R3 और ये R4। यहाँ भाई इसमें क्या है, R1 और R2 का जल्दी से, क्योंकि टीआरएनए है, टीआरएनए का काम होता है आरएनए एमआरएनए की कोडोन को पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग एमिनो एसिड उपलब्ध करवाना। तो जब ट्रांसलेशन की क्रिया होती है, साथ साथ चल रही है, तो उस कंडीशन में फटाफट से राइबोसोम टीआरएनए के द्वारा दिए गए एमिनो एसिड को जोड़ता जाएगा और ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जल्दी बढ़ता है तो R1 और R2 को घेर लेता है। अब इस तरह से R3 R4 निकल जाते हैं। तो जब R3 R4 निकल जाते हैं तो उसके अंदर इस तरह बंद बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए बंद का निर्माण ऐसे होगा कि जैसे ये R1 गया, दिस इज R1, दिस इज R2, अब बचा R3, और R3 R4 के बीच में ये R3 और R4, और यहाँ पर जो बंद बनते हैं ये बंद जो है यहाँ पर, और ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन ये कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो इसको हम कहते हैं एटीन्यूएशन, क्योंकि ये एटीन्यूएशन का मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसी हेयरपिन स्ट्रक्चर बन जाती है कि ये हेयरपिन स्ट्रक्चर जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके एग्जिट चैनल में अटक जाएगी। तो जैसे यहाँ पर ये अटकती है वैसे झटका लगता है, और झटके की वजह से ये सब बाहर हो जाता है, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया रुक जाती है। दोबारा से देखिए एक बार, जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन चल रहा होता है तो उस समय माध्यम में जब ट्रिप्टोफान ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में लगातार जल्दी से टीआरएनए एमआरएनए के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड उपलब्ध करवा देता है और ये प्रोटीन का निर्माण करता हुआ जाता है। फिर ये 1 और 2 R1 और R2 को लगभग घेर लेता है, तो जल्दी से जाता है ना, तो R1 को तो कर ही देता है। वैसे जैसे R1 करता है तुरंत ही R2 को घेर लेता है, क्योंकि बड़ी संरचना होती है राइबोसोम की। अब बचता है केवल R3 R4, तो R3 और R4 यहाँ पर ऐसे निकल जाते हैं। इसका मतलब इनके बीच में अब लूप का निर्माण हो जाता है, और ये लूप ऐसा लूप होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज के चैनल में एग्जिट चैनल में फंस जाता है, और जिसकी वजह से आरएनए पीछे की तरफ निकलता नहीं है बल्कि झटका लगता है, और झटके की वजह से ये जो आरएनए की सीक्वेंस है ये अलग हो जाती है। तो अगर ये देखा जाए तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद की घटना है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद की घटना आरएनए के अंदर होती है, ठीक। अगर हम ये देखें कि जब माध्यम में ट्रिप्टोफान, और देखो हमको पता है कि जब माध्यम में ट्रिप्टोफान प्रेजेंट है तो हम इसको ऑफ करेंगे। दूसरी कंडीशन कि जब माध्यम में ट्रिप्टोफान एब्सेंट हो, तो ये तो हमको पता है भैया एब्सेंट होगा तो इस समय टीआरपी ओपन ऑन होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब टीआरपी और एब्सेंट है ट्रिप्टोफान तो उस समय ऑन होगा। तो ऑन कैसे होगा ये देखते हैं। तो देखो ऑन कैसे होगा कि जब आरएनए पॉलीमरेज, देखो दोबारा देखिए, इसको मिटा दे।
जब आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए का निर्माण कर रहा है और राइबोसोम लगातार इस पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करेगा। देखो यहां से चल रहा है, ठीक है, टीआरपी क्या है, एब्सेंट है। जब टीआरपी एब्सेंट है तो इसका मतलब है कि जो टीआरएनए लगातार यहाँ आरएनए टीआरएनए जो एमआरएनए के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड उपलब्ध करवा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो एयूजी पर आया राइबोसोम आसानी से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेथिओनिन को ला देगा, ठीक है। लेकिन जैसे घूमते 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 वो टीआरपी 10वें और 11वें नंबर पर आता है, 10वें और 11वें नंबर पर, तो वो 10वां जो 11वें नंबर का जो ट्रिप्टोफान एमिनो अम्ल है या कोडोन है, वो रीजन 1 के अंदर ही पड़ता है, तो रीजन 1 पर ही रहता है। अब देखो बात है कि जैसे रीजन 1 पर रहता है, जो टीआरएनए है वो थोड़ा टाइम लगा देता है। क्यों लगा देता है? क्योंकि टीआरपी एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। जब टीआरपी एब्सेंट है तो उस कंडीशन में टीआरएनए ट्रिप्टोफान एमिनो अम्ल को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा देता है, जिसकी वजह से जो राइबोसोम है वो R1 पर ही हेल्ट हो जाता है, रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए यहाँ इस जगह पर अब लूप का निर्माण केवल ये R1 हो गया, R1 यहाँ पर राइबोसोम रुका हुआ है, ये राइबोसोम है। अब R1 का निर्माण R3 और R4 के बीच न होकर के R2 और R3 के बीच में हो जाता है, और ये लूप थोड़ा सा मजबूत नहीं होता, कम मजबूत होता है। इस तरह से देखो, ये R4, ये R2 और ये R3, इस तरह से बनता है। आगे फिर E हो जाएगा, ये EG है, ठीक है। तो ये लूप बनता है। तो ये लूप क्या है, पूरी तरह से स्थायी लूप नहीं है, ये अटेन्यूएशन नहीं कर सकता है। जैसे ये इसके ऊपर आता है, मतलब इसके अंदर आता है आरएनए पॉलीमरेज के अंदर, तो ये लूप क्या खुल जाता है। तो इस लूप के खुलने के कारण आगे की तरफ जो EC, हम चाहते भी क्या है, इसमें देखिए हम चाह रहे थे कि टीआरपी प्रेजेंट है तो ये ऑफ होना चाहिए, तो वही हमने देख लिया कि R3 R4 के बीच में जब बंद बन जाता है तो फिर ये बंद परमानेंट है और ये अटेन्यूएट हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया रुक जाती है। लेकिन दूसरी कंडीशन में हम चाहते हैं कि हमारा टीआरपी कभी रुके, मतलब टीआरपी ऑपरेशन रुके नहीं, ऑफ ना हो, ये ऑन हो जाए। तो उस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि R1 पर ये हेल्ट हुआ है, R2 R3 के बीच में बंद बना है, ये बंद स्थायी नहीं है, टूट जाएगा, R4 उधर है। तो इसी कंडीशन में अगर हम देखें, इस कंडीशन में यहाँ इस कंडीशन में कि R जो ट्रिप्टोफान ओपेरॉन है वो हमारा ऑन हो रहा है। अब बात आती है कि लीडर पेप्टाइड की, कि लीडर पेप्टाइड में कौन सी कंडीशन बन रहा है। देखो अगर हम पहली कंडीशन की बात करते हैं, टीआरपी प्रेजेंट है, जब टीआरपी प्रेजेंट है तो सीधा निकल रहा है ना, ये R2 R3 मतलब R1 R2 को लेकर निकल रहा है। तो उस कंडीशन में तो पूरा लीडर पेप्टाइड, और R2 किसके 74 से लेकर 85 तक है, तो इस पूरे को घेर रहा है, यहाँ पर लूप बनता है, तो लीडर पेप्टाइड तो बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ भी अगर हम देखें इस जगह पर, तो यहाँ हम देखें तो इसमें भी R2 R3 R4 सबका बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी लीडर पेप्टाइड बन जाता है। लेकिन ये जो लूप है, ये लूप भी यहाँ इतना स्थायी नहीं है, ये अटेन्यूएट नहीं कर पाता है, अर्थात ये कभी भी ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन को रोक नहीं पाता है। और ऐसी कंडीशन में ट्रिप्टोफान जो ट्रांसक्रिप्शन का जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये R4 से आगे निकल जाता है, अर्थात 5 जीनों का एक्सप्रेशन कर देता है और इनसे एक एमआरएनए का निर्माण करता है, जिससे 5 जीनों का एक्सप्रेशन हो जाता है। तो दिस इज द attenuation and the regulation of gene expression in prokaryote by leader peptide. This is so important. There are many types of appearance that regulate by attenuation. So this is the one type. हमारे सिलेबस में भी यही है, टीआरपी ऑपेरॉन, लैक ऑपेरॉन। तो इस तरह से जीन एक्सप्रेशन की जो कंडीशंस हैं वो लगभग समाप्त हो जाती हैं, यही हमारे सिलेबस के अंदर है।
अभी एक लेक्चर और हम बनाएंगे, इसमें हम पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन, इंड्यूसर, रेप्रेसर, इनके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।